कोशिश है, खैर राह निजात है, खैर की ये बात कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खैरुल वरा पर दुरूद और सलाम के साथ खैर रमज़ान में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम तमाम देखने वालों को। आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 रमज़ानुल मुबारक है और हम उन खुश नसीब मुसलमानों में से हैं जिनको एक और दिन नसीब हुआ इस मुबारक महीने का। मैं सनम जंग और ज़ीशान अफजल आपके साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से, जो बात करता है क्लाइमेट के ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर। ज़ीशान, क्या बताएंगे आज आप हमें? सबसे पहले तमाम देखने वाले नाज़रीन को खैर का महीना और खैर रमज़ान ट्रांसमिशन। हम उस नबी के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने सारी ज़िंदगी खैर बांटी। इस सफ़र में आप और हम मिलकर अपना हिस्सा डालें। सर, आपने बड़ी अच्छी बात की क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। मैं आपको अपना एक छोटा सा वाक़या सुनाता चाहता हूँ क्योंकि अब नाज़रीन को 18 रोज़े हो गए हैं, मेरे वाक़या सुनने की शायद आदत पड़ गई हो। मैं सफ़र कर रहा था हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में। अक्सर हम सुनते हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में लैंड स्लाइडिंग आ गई, अक्सर फैमिलीज़ 30-30, 40-40 फैमिलीज़ तबाह हो गए, घर तबाह हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं अभी रिसेंट ही वाक़या, जी पिछले साल का वाक़या, 40 के करीब खानदान वो पूरे लैंड स्लाइडिंग में शामिल हो गए। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, एक बार मैं लोकल से मिला, मैंने कहा ये क्यों होता है? मैंने कहा देखिए जी, आप शहर के रहने वाले लोग हैं, आपके घरों में गैस आती है, सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, यहाँ LPG आई नहीं है और गैसेस अवेलेबल नहीं है, तो हम लकड़ियाँ काटते हैं। तो मैंने कहा उससे क्या होता है? दरख्त कटते हैं हम। अब चूल्हा अपना जलाने के लिए, अब देखें इन इलाकों में कितनी बर्फ पड़ती है, बिल्कुल, और अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए भी, गर्म रखने के लिए क्या करें? वो लकड़ी काटते हैं तो दरख्त काटने पड़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन से लैंड स्लाइडिंग होती है। आपको पता है दरख्त पहाड़ गिरने से रोकता है, लैंड स्लाइडिंग को दरख्त रोकते हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंस है कि हम दरख्त लगाएं, और यानी जो गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव था 1 बिलियन प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि आपने दरख्त की बात की, आपने बात की दरख्त को काटना नहीं चाहिए, दरख्त कटने हैं तो लैंडस्लाइड्स, उसके अलावा इतनी बल्कि उसी बात पे रहते हैं, दरख्तों पे ही रहते हैं। दरख्त से मुझे एक हदीस याद आती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान भी कोई दरख्त लगाता है और उस दरख्त से किसी इंसान को, जानवर को या परिंदे को कोई भी फ़ायदा होता है तो वो उसके लिए सदका है। अब आप सोचें तो हम लोग बच्चों को भी आदत दिलाते ना, बल्कि ये इनिशिएटिव जो है बड़ा ज़बरदस्त है। आजकल स्कूल्स में भी बच्चों को आदत दिलाई जा रही है कि लेट्स प्लांट अ ट्री। और अप्रैल का महीना है और अर्थ डे भी अप्रैल में ही आता है, और आज हम बात कर रहे हैं उन सारे मसाइलों की जो हमने पैदा की हैं, हमारे किए हुए हैं। क्लाइमेट चेंज, आई थिंक आज से कुछ अरसा पहले ही, ज़्यादा हिस्ट्री को 200 साल ना जाएं, 50-60 साल पहले की जो आप अपना क्लाइमेट, ओजोन लेयर के जो मसले चल रहे हैं, जो आलूदगी की फिजा, मैं क्योंकि लाहौर में रहता हूँ, ना सिर्फ हमने प्लानेट ही पूरा ख़राब कर दिया, जिस ज़मीन पे हम रहते हैं, जहाँ हम सांस लेते हैं, पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, वो सारी बातें। उसके अलावा हमने जहाँ हम सांस लेते हैं वो तो ख़राब किया है। हमने तो बेचारी मरीन लाइफ को भी बिल्कुल रहने नहीं दिया। देखिए ना, मरीन लाइफ की आपने क्योंकि बात की, तो हमारे जितने कारोबारी हजरात देख रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो सारा वेस्ट निकलता है वो समंदर में डाल दिया जाता है। हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके अलावा प्लास्टिक की भी बात हो रही है, और प्लास्टिक कितना वक्त लेता है डिज़ोल्व होने में, और हम लोग जहाँ बात करते हैं कि हम लोग को अच्छा खाना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ दें, लेकिन हम खुद आलूदगी फैला रहे हैं, खुद इस प्लानेट को ख़राब कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें बाय प्रोडक्ट अच्छा कहाँ से मिलेगा? इसके साथ वक्त हुआ है कि हम अपनी नात ख्वाह की तरफ बढ़े। हमारे साथ सना ख्वाह फौजिया खादिम मौजूद है, मिदत खैरुल वरा की दरख्वास्त करता है। कोई सलीका है यार ज़ू का, कोई सलीका है यार
आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह फौजिया, बहुत खूबसूरती से इस कलाम को आपने निभाया। बहुत शुक्रिया फौजिया, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। सनम और ज़ीशान, अब वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, क्योंकि जब ब्रेक आती है तो हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं कि दिल नहीं चाहता ब्रेक पे जाने का, लेकिन मजबूरी है तो ब्रेक पे जाएंगे दुरूद पाक के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में खुशामदीद, खैर की तलब और खैर की तलाश का सिलसिला जारी है। आज 18 रमज़ान मुबारक है और हम बड़े खुशकिस्मत है कि हमारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। तो आपको मैं मिलवाना चाहूँगी सबसे पहले डॉक्टर आतिफ असलम राव से, दर्स और तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, पोस्ट डॉक्टरेट भी किया है इन्होंने मलेशिया से, टर्की से। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ डॉक्टर वकार अहमद मौजूद हैं। आज आपसे बहुत सारे सवालात होंगे क्योंकि आप पीएचडी हैं एनवायरमेंटल साइंसेस में और कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। ये है मेरा गेस्ट का पैनल राइट साइड का। अब आप इंट्रोड्यूस करें। हमें आज 18वां रोज़ा है और हमारी प्यारी आपा जिनसे हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं आपके साथ, पहली रमज़ान से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मेमुना मुर्तज़ा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ कंटिन्यूसली हमें बताती रहती हैं कि देखो ज़ीशान ब्रेक में भी कि क्या करना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। लेकिन ये फ़ायदा होता है बड़ों का कि ज़िंदगी गुजारने के तरीके, और स्पेशली रमज़ान में हम तो आपा से बहुत सीख रहे हैं। तो वेलकम आपा अगेन, वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग। और हमारे साथ डॉक्टर महबूब बुखारी साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक भी कराची यूनिवर्सिटी से है और प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी के। और एक नई चीज़ आज मुझे पता चली जब बात हो रही थी कि इस्लामिक थियोलॉजी में भी इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। और एक चीज़ सनम, कराची यूनिवर्सिटी तो आज केयू का पैनल हमारा काफी हैवी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने अपने लिए आज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में और हमने किस तरह नुकसान कर दिया है और अब हमारे लिए क्या नुकसानात होते हैं, तो हमने अपने लिए ख़तरे को आवाज़ दी है क्या? जी बिल्कुल। आप देखिए कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, आप थोड़ा सा इसके इर्द गिर्द का जायज़ा लें कि हमारे यहाँ एक नेचुरल जो अल्लाह ताला ने कुदरती जो माहौल हमें अता किया है, हमें पानी दिया, हवा दी, किसी और प्लेनेट पे ये चीज़ें नहीं हैं। ना किसी प्लेनेट पे ऑक्सीजन मौजूद है, ना किसी और। आप नज़र दौड़ाएं दूर दूर तक, हम अब तो यानी टेलीस्कोप से देख सकते हैं, तो बहुत दूर तक देख सकते हैं कि किसी प्लेनेट पे कहीं लाइफ का कोई जो है वो आसार मौजूद नहीं है। हाँ। और सिर्फ यही तो करे जा रहे हैं कहीं कोई ज़िंदगी का आसार मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक प्लेनेट है जहाँ पर हमें ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। और इसकी भी अगर आप इस प्लेनेट की तख्लीक को भी अगर आप देखें तो आज से कोई 4.5 अरब साल पहले ये दुनिया बनी, जब उस वक्त एक आग का गोला थी, और तकरीबन 1 अरब साल तो इसको ठंडा होने में लग गए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर लाइफ इमर्ज हुई, बिल्कुल। और रफ्ता रफ्ता प्लांट्स आए, फिर एनिमल्स आए, फिर इस तरीके से, यानी ये एक अरबों साल का प्रोसेस है जिसमें आज जो दुनिया हम देख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं बनी है।
ये अरबों साल का प्रोसेस है। यानी अल्लाह ताला ने एक मकान बनाया, जैसे हम मकान बनाते हैं बिल्कुल, तो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने एक मकान बनाया, एक जगह तैयार की। उसको जैसे हम मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको रंग रोगन करते हैं, उसके अंदर जो है वो हम उसको सजाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से ज़मीन को भी तैयार किया गया। अरबों साल के तैयारी के बाद फिर अल्लाह ताला ने इंसान को जो है बिल्कुल अल्लाह ताला ने इंसान के जब ये साजदार बनाया फिर इंसान को यहाँ भेजा। तो मुझे बताएं हम इंसान ने किया क्या है और किस तरह खतरों को अपने लिए आवाज़ दी है? बिल्कुल, आप देखिए कि जो कुदरती निज़ाम है हम उसको अंदर बहुत तेज़ी से चेंजेस ला रहे हैं, तब्दीली ला रहे हैं, और वो चेंजेस जो हैं वो क्या है कि हम जो नेचुरल सिस्टम हैं उसके बरखिलाफ़ हम जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो मैं आपको एक बताता हूँ तरीका, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जिस तरह से लाखों करोड़ों साल में कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा से जो है वो ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र हो गई फॉसिल फ्यूल्स में, हम उस फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं और उससे कार्बन हवा में वापस फेंक रहे हैं, उस चीज़ को रिवर्स कर रहे हैं जो प्रोसेस लाखों करोड़ों साल में हुआ। बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से जो कुदरती हमारे पास हमारे अतराफ़ में जो बायोडाइवर्सिटी है, अच्छा मैं चाहूंगी वकार साहब आप बिल्कुल आसान लफ्जों में बताएं ताकि तमाम देखने वालों को समझ आए आपकी बात और फिर वो चीज़ें ना करें। ठीक है, ये समझने की कोशिश जो करें। हमारी बायोडाइवर्सिटी हमारे अतराफ़ में जो चरिंद परिंद हैं, जो पौधे हैं, जानवर हैं, इसी तरह से हमारे अतराफ़ में जो है वो दीगर जो रिसोर्सेज हैं, हवा है, पानी है, सॉइल है, इन चीज़ों को हम ख़राब कर रहे हैं पोल्यूशन के ज़रिए। तो ये जो डिस्टर्बेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, मुख्तलिफ आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी है या आबी आलूदगी है जो वेस्ट वाटर समुंदर में जा रहा है, या इसी तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी की तबाही है, जंगलात हम काट रहे हैं तेज़ी से, और ये तो इरिवर्सिबल डैमेज है, ये तो वापस ठीक नहीं कर सकते शायद हम जितनी तेज़ी से जिस तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, नेचर में एक चीज़ होती है कि वो अपने आप को रिकवर करती है, लेकिन उसकी रिकवरी का पीरियड बहुत लंबा होता है। बिल्कुल रिकवरी के पीरियड से मैं एक बात आई जनाब कि जब ये कोरोना आया आज से 1.5 साल पहले, तो ये कहा जाता था कि अर्थ का रिकवरी मोड था, हर चीज बंद हो गई, गाड़ियां बंद, सब लोग घरों में, वो कहते हैं समंदरी जो हयात है उसको एक चांस मिला वापस आने का, वाइल्ड लाइफ वापस कुछ आई। तो हमारे साथ डॉक्टर आतिफ असलम साहब, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, बिल्कुल जैसे गाड़ियां नहीं चल रही थी, पोल्यूशन में कमी आई, इवन लाहौर की पोल्यूशन एयर क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गई। अच्छा डॉक्टर आतिफ साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आप क्योंकि मलेशिया में भी रह चुके हैं, आप तुर्की में भी रह चुके हैं, आपने वहाँ का निज़ाम भी देखा और फिर जाहिर सी बात है यहाँ का निज़ाम भी देखते हैं, तो क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? देखिए, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि तुर्की और मलेशिया में जो वहाँ पे रहने वाले हैं वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, वो अपने माहौल को, अपने आप को बेहतर कैसे रखना है, किस तरीके से माहौलियात को, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाना है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं। डेली रूटीन में जब हम वहाँ ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें ये फ़ील होता है, मलेशियंस के बारे में स्पेशली कहा जाता है कि अगर आगे कोई गाड़ी होगी और पीछे मलेशियन होगा, मलेशियन ड्राइवर होगा और आगे गाड़ी 2 दिन भी रुकी रहेगी तो वो हॉर्न नहीं बजाएगा। अच्छा, यानी नॉइज़ पोल्यूशन का वो इतना ख्याल रखते हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में 1400 साल कमोबेश पहले कुरान पाक में फरमाया कि जो बहुत तेज़ आवाज़ है वो इंतहाई बुरी आवाज़ है, मकरू आवाज़ है, और उसे बुरा कहा गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज़ों को पस रखने का हुक्म दिया गया, और ये बाद में बुज़ुर्गों के सामने या आम महाफिल के लिए भी यही आदाब बताए गए हैं। तो मैंने जो वहाँ पे रहने के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा ख्याल है, और वो न सिर्फ अपना बल्कि दीगर जो सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं या माहौल है उसे बेहतर करने के लिए जो मुमकिन कोशिश होती है वो करते हैं। अच्छा, तमाम देखने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि हम घर में थे, गार्डन में थे, तो मेरी बेटी बड़ी एक्साइटेड हुई, मामा लुक देयर इज अ बटरफ्लाई, इतनी एक्साइटेड हुई। मैंने कहा कहाँ से बटरफ्लाई आने लगी, यहाँ बटरफ्लाई कहाँ से आएगी? तो मैंने देखा तो इत्तेफाक से बटरफ्लाई थी, लेकिन वो जो मुझे यकीन नहीं था, बिकॉज जब हम छोटे थे तो इतनी बटरफ्लाइज, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम वो ऐसे बॉटल में बटरफ्लाई रखते थे, उसके बाद उनको उड़ाते थे, इतनी बटरफ्लाइज होती थी। और स्पेशली जब हम एबटाबाद वगैरह जाते थे वहाँ तो बहुत। अब अगर बच्चा कहता भी है तो यकीन ही नहीं होता, क्योंकि इतनी पोल्यूशन है तो लगता ही नहीं ये सारी चीज़ें अभी भी जिंदा हैं। जी मैं बस एक बात करता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आपका इधर सदर का या टावर का चक्कर नहीं लगा नॉइज पोल्यूशन के लिए। आप जो हॉर्न की बात कर रहे थे, बस हम इस वक्त क्योंकि बाद में कमल हो चुकी है, हम स्कॉलर्स के पास आते हैं, मुझे बार बार मोहसिन भाई की कॉलर किया, हमने ब्रेक पे जाना है, टाइम हो रहा है।
तो सनम आप हमें ब्रेक पे ले जा रही हैं? मैं लेके जाऊं ब्रेक पे? जरूर, क्यों नहीं। सारे मुश्किल काम आप मुझसे करवाते हैं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। वो तमाम देखने वाले जो सिग्नल पे जैसी लाइट ग्रीन हो जाती है हॉर्न पे हाथ रख देते हैं, तो डॉक्टर आतिफ की बात आपको सुन लेनी चाहिए। वक्त हुआ दुरूद के साथ ब्रेक पे जाने का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। खैर का सफ़र ये जारी रहेगा, हम सीखते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ हमारे स्कॉलर्स मौजूद हैं। आपा मैमुना आपा भी मौजूद है। मैमुना आपा, दीन के हवाले से क्या ऐड ऑन करना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम, ऐसा है कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन की, आसमान की हर चीज़ इंसान के लिए मुसख्खर की है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये तुम्हारे लिए बनाया है सब कुछ। ये जो पूरा निज़ाम कायनात है, इसमें से अगर हज़रत इंसान को निकाल दिया जाए तो किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हवा, पानी, सूरज, चाँद, सितारे सब ऐसे के ऐसे मज़े मौज में रहेंगे, लेकिन इनमें से एक चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए तो इंसान ख़त्म हो जाए। कितनी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया आपा। इंसान इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा रहा है और बदले में क्या कर रहा है? इन सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। यानी आबो हवा से लेके, फ़ज़ा से लेके, ज़मीन से लेके दिमाग तक। और आप इधर मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। जब मुझे कोविड हो गया था, क्योंकि मैं बिल्कुल मुझे कोविड हो गया था, तो मैं एक कमरे में बंद थी अपनी बेटी के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी मुतासर हुई थी इससे। तो मेरी अम्मी बेचारी मेरे ही घर में थी, तो मैं उस कमरे से बाहर निकलती ही नहीं थी डर के मारे। उसके बाद जब अम्मी मेरे घर से गई और मेरी मज़ीद बहनों को भी कोविड हो गया था, तो हम सब एक साथ ही रह रहे थे कोविड पेशेंट्स। उसके बाद जब मैं घर से बाहर निकली, गार्डन में गई, वो जो फ़िज़ा थी ना, फ्रेश एयर, तब मुझे एहसास हुआ कितनी ज़रूरी है। मैं वो कमरे में बंद घुट रही थी। तो हम इंसान अपने आप को लिटरली इस तरह ही, क्या कहेंगे इसको, घोट रहे हैं, नेमतों की कदर नहीं करते, एहसास नहीं करते, लेते हैं हर नेमत को, और अल्लाह ना करे कोई उसमें से कम हो जाती है, छिन जाती है, तब पता चलता है। इस कोविड में जैसे बहुत सारी मनफी हम असरात हुए पूरी दुनिया पे, कुछ मस्बत भी हुए। उन मुस्बत असरात में सबसे अच्छा ये हुआ कि ये जो फ़ज़ा है, ये जो जहाज़ों की पोल्यूशन आसमान बिल्कुल, थी, बिल्कुल, तो वो भी सफाई हो गई, ज़मीन भी साफ़ सुथरी हो गई, कुछ माहौल भी साफ़ सुथरा हुआ। और मैं महसूस ये करती हूँ कि जो हमारा दीन है ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जी जी जी, इसके बारे में इसने हमें हर चीज़ का सलीका सिखाया है। हम लोग, जब इंसान अपनी औकात में से निकलता है ना, कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार यही फरमाते हैं कि जब इंसान या दुनिया की कोई चीज़ भी अपने सिस्टम से, निज़ाम से, अपने कपड़ों से बाहर निकलती है तो तबाही मचा देती, तो काम ख़राब हो जाता है। सो जब हमारे पास चीज़ें होती हैं डॉक्टर साहब, हम उसकी कदर नहीं करते, और जब छिन जाती हैं, चली जाती हैं, जैसे अभी भी हम बात करें, तब हमें उसकी कदर आती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे क्या खुशी महसूस हो रही है आपको मैं बताता हूँ। खुशी ये है कि हमारे यहाँ सियासत एक मसला, मुआशरा एक मसला, लेकिन माहौल कोई मसला नहीं। तो अभी जैसे आपने मिसाल दी घुटन की, यानी घुटन का मतलब ये है कि ह्यूमन सर्वाइवल मुमकिन नहीं है माहौल के अंदर। माहौल अगर ख़राब हो जाए तो आप सोचिए कि वो हमारे लिए मसला ही नहीं है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ छोटी सी बयान करूँगा और ये कहूँगा कि देखिए, माहौल की ख़राबी दरअसल है क्या। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई, फ्यूल एमिशंस की बात हुई, अब चाइना नंबर 1 है। हम लंदन की स्मोक भूल चुके हैं, और हम ज़्यादा क्यों पीछे जाएं। 2021 नवंबर के अंदर लाहौर टॉप द लिस्ट
कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा ऐसा शहर है जिसके अंदर आप सांस नहीं ले सकते, ह्यूमन लाइफ मैं सर्वाइवल लाहौर में मुश्किल है। रहता हूँ, हमारे स्कूल में हम बता रहे थे कि अभी ऑडियंस को अपने पहले कि छुट्टियां हो गई स्कूल में, बेटी से पूछा छुट्टी क्यों हुई है, जी बाबा एयर पोल्यूशन इंडेक्स हाईएस्ट हो गया है Just हमारा। इसका मतलब क्या हुआ? आप ये देखिए कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि जुडिशल एक्टिविज्म हो, पाबंदियां लगें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा हम कर रहे हैं जिसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं। और वो क्या चीज़ है? वो ये है कि जब भी कोई इंसान इस कायनात में काम करता है तो वो ये प्रिजम्पशन सपोज करता है, ये मफरूज़ा होता है कि मेरे काम का असर मेरे ऊपर होगा। मिसाल के तौर पर लाहौर की हमने मैस ट्रांजिट चलाई, किसके लिए चलाई? जिन लोगों के लिए वेलफेयर है, लेकिन एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन। रिज़ल्ट क्या हुआ? वायलेंस। आपने मार्जिनलाइज किया काफ़ी चीज़ों को और ऑन द नेम ऑफ प्रोग्रेस। और अगर आप डेटा कलेक्ट करें, मैं आपको बताऊं, प्रोग्रेस भी तो जरूरी है, हम प्रोग्रेस को तो हिंडर नहीं कर सकते ना, मैस ट्रांजिट से तो फायदा भी लोगों को बहुत हुआ। एग्जैक्टली, लेकिन प्रोग्रेस जरूरी है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, ये है ना सवाल। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ 1990 के अंदर लाहौर का अगर आप डेटा उठाएं तो उस वक्त जो ग्रोथ रेट था यानी फॉरेस्टेशन का, ट्रीज़ का, वो पता क्या था? 90s के अंदर वो ग्रोथ रेट था 79 स्क्वायर माइल्स पर यार्ड, यानी वो जो एक डिस्ट्रिक्ट का। और 2000 के अंदर इट वेंट 2.9, यानी वो तकरीबन गया 60s के अंदर। बट डॉक्टर साहब आबादी भी तो बढ़ी ना, आबादी को कहाँ लेके जाएं? लेकिन डिफॉरेस्टेशन नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके पास, आपने पहले ये सोच लिया है सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि Substitute अगर होना आपने चाहिए दरख्त और काटे हैं तो sustainable- फिर कहीं लगाएं। और जो सस्टेनेबल का आइडिया है वो कहाँ से आया? बिल्कुल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया ही ये है कि मैसिव प्रोडक्शन नहीं, यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एज वेल एज द एनवायरनमेंट। जिसका मतलब क्या हुआ कि आपने जानवरों को, आपने दरख्तों को भी उतनी ही केयर देनी है। दे हैव इक्वल राइट एज वी हैव द इक्वल राइट। क्योंकि आपने ये बात की तो मैं आप सबको नाज़रीन को भी एक वाकया बताता हूँ। मुझे कभी कभार बहुत अफसोस होता है, ये बड़ा दुख होता है मुझे। हम कहते हैं ना, हम चलते हैं, कोविड में इंटरनेशनल ट्रैवल बंद था तो हमने कहा गिलगित चलते हैं, हुंजा चलते हैं, कुमराट चलते हैं, फंडर चलते हैं, स्कर्दू चलते हैं। जब ये सारी हमारा जो शिफ्ट हुआ टूरिज्म इधर, आप इमेजिन करें, मेरा सफ़र बहुत रहता है, जब वापस निकले मतलब टन्स के लिहाज से हम जैसे पढ़े लिखे शहरी, क्योंकि शहरों में तो हम कचरा देखते हैं, जूस के डब्बे, चिप्स के डब्बे, कचरा। अच्छा, खूबसूरत वादियां, पहाड़, कचरा हम खुद करके आते हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम इनफरादी सतह पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अर्थ डे तो मनाते हैं, बिल्कुल, वो एक दिन के लिए होता है, एक अर्थ डे होता है, हम लाइट ऑफ कर देंगे, इतने बजे से इतने बजे तक हम कचरा नहीं करेंगे। अच्छा, अब छोटी छोटी बात है, अब ये हम पहले सुना करते थे, अमल भी करते थे, जब सिग्नल पे हो तो गाड़ी ऑफ कर दो करते थे, तो कुछ दिन पहले की बात है, हाँ करते थे ना इस तरह के, चलो थोड़ा सा सेव होगी एनर्जी। मेरी बेटी इतनी मासूम 5 साल की है, मुझे कहती है मम्मा, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, मैंने कहा व्हाट हैपेंड अलाया, कह रही कैन यू टर्न ऑफ द इंजन। तो मैंने कहा ये बच्चे आजकल, मतलब इन बच्चों को पता है वही बच्चे और हम भी यही बच्चे यहाँ से ही बड़े हुए हैं, और हमें भी ये हंस क्यों रहे आप इतना? मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि देखिए बच्चा ये बात समझ सकता है, हाँ, हम नहीं समझ सक रहे। मैंने इवेंचुअली बंद किया, मैंने कहा उसमें कॉन्शियसनेस है ना। मिसाल के तो बच्चों को आजकल ट्रेनिंग दी जा रही है, इन्वायरमेंट इज ए जेन्युइन इशू। हम जिस फर्ज करें वेयर वी ब्रॉट अप, वहाँ पर ये था कि एनवायरनमेंट वाज नॉट एन इशू। 1990s के अंदर हमें बात करें थे, सॉरी सनम ने भी बात की, अब सर में इतनी गाड़ी टर्न ऑफ ईवी आ गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, अब वो बिजली से चलेंगी, बिजली चलाने के लिए फिर कारखाने लगेंगे, कारखाने वो बिजली बनाएंगे, फिर कार्बन एमिशन होगा। एनीहाउ जी, कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चों को अवेयरनेस है, ये कहाँ से आई? ये हम असातिज़ा ही अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, तमाम टीचर्स का शुक्रिया। नहीं, मैं एक्चुअली बोल रही हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसे हमारे पास काबिल टीचर्स हैं और काबिल एहतराम है कि थैंक यू सो मच, इतने अच्छे हमारे पास टीचर्स हैं जो हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन अब जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो वो भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से इसको और एम्फसाइज करने की जरूरत। समझता हूँ कि जो स्कूलों के अंदर जो एजुकेट किया जा रहा है बच्चों को, जो ग्रूमिंग हो रही है ना, माशाल्लाह इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है हमारी कम्युनिटी में। मेरा बेटा उस दिन कहने लगा कि बाबा मुझे सीडीज़ चाहिए जो यूज्ड हैं घर में। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो रिसाइकिल करना है, टीचर ने मंगाई हैं। वो सीडी लेकर गया और सारी सीडी पर पेंट करके लेकर आया कि बाबा इससे हम यूज़फुल बना सकते हैं, इससे हम घर को डेकोरेट कर सकते हैं, टूटे बर्तनों को जो है कैसे इस्तेमाल करना है, इन पॉट्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये रिसाइकलिंग बच्चों को सिखानी चाहिए ताकि ये इसी के साथ ब्रॉटअप हों और जब बड़े होंगे तो इनके जहन में यही चीज़ होगी कि हमने सोसाइटी को, अपने माशरे को कैसे बेहतर। बहुत मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है, बट क्योंकि एक ब्रेक का वक्त होता जा रहा है, खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में आपसे फिर मिलेंगे और ब्रेक की तरफ जाएंगे दुरूद व सलाम के साथ।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद तमाम देखने वालों को जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन इन किया है, एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं, खैर रमज़ान की ये इफ्तार नशरियात देख रहे हैं। आप सबको 18 रमज़ानुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। हमारे साथ यहाँ गेस्ट का पैनल मौजूद है, वकार साहब हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले कि मैं आपसे एक सवाल करूँ, किसी भी मुल्क में उसके रकबे के हवाले से 25% दरख्त होने चाहिए और पाकिस्तान का जो रेशो है वो 5% है, तो मुझे बताएं। बिल्कुल 5%, दैट इज़ हॉरिबल। और उसके अलावा भी, उसके बावजूद भी दरख्त कटे चले जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो मुझे बताएं कि इसको हम अनडू कैसे कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, आसान लफ्ज़ों में अगर हम लोग वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनको बताएं। देखिए बेसिकली अब तो पहले दरख्तों की बात की, मैं फिर इन्वायरमेंट पे ओवरऑल बाद में आता हूँ। पहले मैं दरख्तों के और उसके फॉरेस्ट के हवाले से बात करता हूँ कि अभी हाल ही में हमारा एक सर्वे चल रहा है सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। हम वो मुख्तलिफ फॉरेस्ट का विज़िट कर रहे हैं। सिंध में कई जगहों पे जो है वो फॉरेस्ट मौजूद हैं जो महकमा जंगलात के अंडर में आते हैं, और वहाँ के अफसरान को इतनी मुश्किल पेश आती है। वहाँ जागीरदार ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं। अच्छा। अभी हाल ही में कई अफसरान को जो वो इन्हीं लड़ाइयों में एक साहब को अगवा कर लिया गया, तशद्दुद करके फेंक दिया गया। इसी तरीके से कितने वाक़यात जो है वो इस तरह से हो रहे हैं, सिंध में ये वाक़यात हो रहे हैं। तो आप ये देखिए, अगर इन हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर हम स्ट्रेंथन करें तो ये जो 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ये प्रोग्राम जो है वो अकेले ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही मैनेज कर लें। अगर आप इनको स्ट्रेंथन करें, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। केपी में तो सक्सेसफुल हुआ काफ़ी है। जी, केपी में तो हुआ है, लेकिन आप स्ट्रेंथन करना की ज़रूरत है ना। इन डिपार्टमेंट्स को, इन इदारों को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे फॉरेस्ट खुद ब खुद जो है वो रिकवर होंगे। जब फॉरेस्ट रिकवर होंगे तो फॉरेस्ट की लैंड तो मौजूद है, वहाँ पर फॉरेस्ट को रिकवर करने की ज़रूरत है, और वो रिकवर होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा माहौल बेहतर होगा। यहाँ दरख्त की बात हो रही है, तो आप ब्रेक में मुझसे कह रही थी दरख्त के हवाले से मैं कुछ कहना चाहती हूँ बेटा, तो बताएं वो क्या बात है। हदीस मुबारक याद आ गई, तो उस पर यह था कि सैयदना अली मुर्तज़ा का वो है कि अगर क़यामत आने का पता चल जाए कि क़यामत आ रही है और तुम्हारे हाथ में दरख्त लगाने का सामान है, यानी बीज है या कोई पौधा है, तो पौधा लगा लो। अच्छा, यानी इस कदर इसकी अहमियत है, अहमियत की बात है, इस कदर इसकी अहमियत है, जबकि ये पता है कि अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बावजूद तुम्हें महसूस हो गया कि क़यामत आ रही है और आ चुकी है और तुम्हारे हाथ में पौधे लगाने का सामान है, तो पौधा लगा दो। अब मैं एक बात हदीस अगर मैं बताऊं, सॉरी मतलब जी जरूर, एक और हदीस आपा की इस बात से मुझे याद आई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खजूर पेश की गई। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई एक ऐसा दरख्त भी है जो कि मुसलमान के साथ सिमिलैरिटी रखता है। अच्छा, तो जो रावी वो ये बताते हैं कि चूँकि मैं छोटा था, मेरे जहन में आया कि मैं जवाब दे दूँ, और वो खजूर है। तो हुजूर ने दरख्त यानी खजूर के दरख्त को मुसलमान के साथ तशबीह दी। और सिंध में तो खजूरों की बड़ी काश्त होती है। काश्त भी है। इसी के साथ साथ एक और रिवायत है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी को एडवाइज़ किया कि वो बरास्ता मुकातबत के ज़रिए से आज़ाद हो जाए। मुकातबत किसे कहते हैं? मुकातबत कहते हैं कि जब आप ग़ुलाम हों तो आप अपने आका से पैसों के बदले रिहाई तलब कर लें, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब पैसा कमाने की बात आई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बाहमी मुशावरत की गई, दरख्तों को लगाया गया, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसमें इक्वली पार्टिसिपेट किया कि आप दरख्त लगाएं, पैसे बनाएं, मुकातबत के ज़रिए से अपनी रिहाई इख्तियार करें। अब देखें जो लेसन है ड्रॉ करने का वो क्या है? लिबरेशन लाइज
इन ट्रीइंग, इन प्लांटिंग। बहुत यानी खूबसूरत। अगर आप आज़ादी चाहते हैं, अगर आप खैर चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो दरख्त आपको लगाइए। मेरे ख्याल से दरख्तों हम की लोग कसरत करनी कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह सवाब मिल जाए, तो दरख्त लगाना भी कितना बड़ा सवाब है। तो मेरे ख्याल से आज से सब के सब शुरू हो जाए, सबका डॉक्टर आतिफ जारिया साहब भी है। कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार हाथ खड़ा कर रहे Sorry, हैं जी, डॉक्टर। तो आपसे कर ले फिर हमने, क्योंकि अगली बात भी करनी है। मैं भी आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा यहाँ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर दरख्त लगाने के फ़ज़ाइल और अहादीस बयान की जा रही हैं, वहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज था और आप इस अंदाज से तालीम दिया करते थे कि जब किसी एक्सपीडिशन पर भेजते, किसी मुहिम पर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को भेजते और जंगी मुहिम हुआ करती, तो आप ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्ट किया करते थे कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ किसी दरख्त को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और आप फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। देखिए, मुसलमान की तारीफ़ ही ये है, अलमुस्लिमु मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो ये कैसे हो सकता है कि हम अपने माहौल को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि डेफिनेटली माहौल को नुकसान पहुंचाना दरअसल इंसानों को नुकसान। अब आप देखें ज़ीशान, आप SDGs के बारे में बात करते हैं, 1400 साल पहले क्या क्या बातें हो चुकी हम हैं। तो ये कहते हैं कि आज के SDGs तो बने ही 1400 साल पहले, जो लोगों ने वेस्ट ने बना लिए और हम भूल गए। काश के हम ही बोल देते और आगे हम भूल गए। हमने कुरान की तालीम, दीन की तालीम, सुन्ना, सीरा से ताल्लुक ऐसे कर लिया कि किताबी रख लिया, और वो इनकी बात से करते हुए, क्योंकि हमारा एक अगला सेगमेंट भी है, बट मैं उससे करते रहूँ कि हम गुफ्तार के गाजी बन तो गए, गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन ना सके। तो हमारी इनफरादी हैसियत क्या है? अपने बच्चों को तरबियत दें, यूनिवर्सिटीज़ में, अपने इलाके में। देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बात की जागीरदारा निज़ाम की, आपने बात की लाहौर में कुछ इश्यूज़ की, बिल्कुल अपने फ़ायदे के लिए मुल्क का नुकसान भी कराने को तैयार है। इनफरादी मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं, ये वतन ये तुम्हारी सरजमी, ये वतन ये तुम्हारी सरजमी, ये हसीन है, ये अजीम है, इसे अजीम तर भी बनाओ ना, एक कदम तो आगे बढ़ाओ। क्या बात है, क्या बात है ज़ीशान, जबरदस्त। और अब मैं कदम आगे बढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ यहाँ आयशा फारूक मौजूद हैं और आपसे हम दरख्वास्त करेंगे सना ख्वानी के लिए। मैली तन मैला मेरा, मैं बैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, नजरें करूं सरकार, सर पर उठाए मैं पाप की गठड़ी, सर पर उठाए मैं पाप की गठड़ी, आए तुमरे द्वार, नजरें करूं सरकार। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने नात पढ़ी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तार से किरदार तक में आपसे मिलेंगे। ब्रेक पे जाएंगे दुरूद पाक के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, व बारिक व सल्लिम। खैर, रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और इस वक्त मुझे आप सबकी एक्साइटमेंट भी नज़र आ रही है, और मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि ये मेरे वाले टॉपिक यूथ के साथ हैं, और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है गुफ्तार से किरदार तक। और सनम, क्या टॉपिक दे रही हैं आप सब बच्चों भाई? को? आज टॉपिक से पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ। सवाल पूछा गया कुछ माहिरीन से, कुछ एक्सपर्ट्स से, डिफरेंट शोबों के, कि अगर ज़मीन बोल सकती तो क्या कहती? तो उनका जवाब सुनिए। उनका जवाब है,
मैं तन्हा हूँ और मुझ पे बोझ बहुत ज़्यादा है। जवाब आया मैं तन्हा हूँ और मुझ पे बोझ बहुत ज़्यादा है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि मैं तन्हा हूँ और बोझ मुझ पे बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ मौजूद है एहतशाम जी। एक्साइटिंग लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम। एक्साइटेड लग तो नहीं रहे, घबराए हुए लग रहे हैं। क्यों? एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है। घबराए हुए नहीं है? चले इजाज़त जी, इजाज़त। मैं अपनी 3 यतीम बहनों का इकलौता भाई और बेवा माँ का आखिरी सहारा हूँ जी वक़ार। मेरे बाबा को गुजरे 4 बरस का अरसा बीत चुका और मैं घर का वाहिद कफील हूँ। मैं कहानी का पहला किरदार हूँ। कहानी का दूसरा किरदार वो मजबूर, मजलूम और दिहाड़ीदार मजदूर बाप है कि जिसके बेटे को ऐन जवानी के शबाब पर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। वो मजलूम बाप तन्हा है और बहुत बोझ उसके कंधे पर है। वो अपने 800 रुपये दिहाड़ी से अपने 4 बेटियों की शादी के लिए जहेज इकट्ठा करे या अपनी बीमार बीवी के लिए अद्वियात खरीदे। कि मसला क्या है कह सकता हूँ लफ्ज़ों में मर्दात का गम। मसला ये है कैसे कह दूँ लफ्ज़ों में मर्दात का गम। और पेट तुम्हारा भरा हुआ है, पेट का दोज़ख तुम क्या जानो। पेट तुम्हारा भरा हुआ है, पेट का दोज़ख तुम क्या जानो। अरे बाप से पूछो क्या होता है घर के अखराजात का गम। बाप से पूछो क्या होता है घर के अखराजात का गम। पेट तुम्हारा भरा हुआ है तुम क्या जानो, पेट का दोज़ख। बिल्कुल, पेट तुम्हारा भरा हुआ है, पेट का दोज़ख तुम क्या जानो। बाप से पूछो क्या होता है घर के अखराजात का गम। देखिए ना, जो मजदूर हमारा तबका है वो निकलता है घर से बच्चों के लिए खाना लाना है और उनकी जिम्मेदारी। कोरोना की जब बात करें तो डेली वेजर्स, रेडियां बंद हो गई, छोटे दुकानदार बंद हो गए, तमाम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत हमारे अच्छे से टॉपिक हमारी अगली पार्टिसिपेंट मौजूद है। इरम बहुत एक्साइटेड है, बड़ी खुशी खुशी आई है स्टेज पे। एहतशाम इतनी खुश नहीं आए वैसे, जितनी प्यारी भी बहुत लग रही हो इरम। आज तो बड़ा प्यारा ऑर्गेन्जा वाला दुपट्टा। होस्ट इतनी प्यारी है तो बहुत तो बनता है। थैंक यू। फिर तो मुझे रोज रोज आपकी तारीफ करनी चाहिए ताकि रिटर्न में मेरी भी आए। जी, तो आपका टॉपिक भी यही है, मैं तन्हा हूँ और मुझ पर बोझ बहुत ज़्यादा है। मुझ पर बोझ बहुत ज़्यादा है। मुझ पर बोझ है हर जुल्म का, हर ज्यादती का, होने वाली हर नाइंसाफ़ी का। मुझ पर बोझ है पाकसर ज़मीन पर गिरने वाली हर लाश का। मुझ पर बोझ है धरती पर टपकने वाले खूने नाहक के हर कतरे का। मुझ पर बोझ है बेवाओं की कलाइयों में गिरने वाले हर अश्क का। कि मेरे कंधे बोझ तले दबे हैं मुजफ्फरगढ़ में बरहना करके घसीटे जाने वाली माँ और बेटी की इज्जत से। मेरे कंधे बोझ तले दबे हैं सानेहा मोटरवे में ज्यादती का निशाना बनने वाली औरत की सिस्कियों और आहों से। और मेरे कंधे बोझ तले दबे हैं गुर्बत और बेबसी की मारी माँ के हाथों कत्ल हो जाने वाले 3 बच्चों के जिनका कसूर महज ये था कि वो रोटी मांगते थे और उस बेबस के पास उन्हें देने के लिए मौत के सिवा कुछ न था। इस जुल्म, जबर और बर्बरियत के बोझ तले दबे मेरे कंधे आज भी पुरुमीद हैं कि अदल फिर से उभरेगा और इंसाफ नाइंसाफी पर गालिब आएगा। कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाए। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बेहद जबरदस्त हीट और सेंसिटिव टॉपिक्स छेड़े। बेटा मोहसिन प्लीज ये नोट कर लें, इरम के लिए मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट है इनको। आज जो बातें इन्होंने की है ना इरम, आपको प्रोग्राम के बाद मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। वेरी नाइस। इसके साथ हमारे पास यहाँ गेस्ट का पैनल मौजूद है। हमारे मेहमान से पूछना चाहूँगी, दोनों को टॉपिक सेम दिया गया, दोनों ने अलग अलग अंदाज में पेश किया गया, क्या कहना चाहते हैं, क्या बल्कि इस पे मजीद कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी बताएं। उन्होंने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है और बहुत अच्छे अंदाज से अपने टॉपिक को कवर किया है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, वेरी गुड। उसके अब हमारे पास आई थिंक हमारे सेकंड सेट ऑफ साद डिबेटर्स मौजूद हैं और साद एज यूजुअल खुश और स्माइल कर रहे हैं। जी साद,
साथ आज तैयार होके भी बड़ा आए हैं वैसे, वेस्ट कोट पहन के पूरा। अभी से लगता है देखे ना उनकी कंपेटिटर कितनी प्यारी ईद की तैयारी कर रहे हैं। ज़ीशान भाई को देख देख के मुतासिर हो गए और इनकी जो गाइडेंस है उसको बस देखिए पहले वो आपकी सनम की तारीफ हो गई, आज हमारी होगी, दोनों की हो गई, बैलेंस हो गया। इसको पता है किस तरह होस्ट को अपनी तरफ करना है, यही कर रहा है। लेकिन उनकी कंटेस्टेंट भी तो आपा को अपनी तरफ करते हैं तो हमारा भी देखिए आपा आपके फैन यहाँ भी आ गए। अच्छा नहीं, उसके अलावा उनकी कंटेस्टेंट उनके सामने जो है वो भी कितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही है। आज सब बन ठन के आए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं जी। साथ शुरू जाते। जुल्म जुल्म और बस जुल्म, मेरी आंखों के सामने वो मंजर है कि एक छोटी सी नन्ही गुड़िया अपने बाप से कहती है कि बाबा वापस आना तो गुड़िया लेते आना, मगर वो बाप जो महंगाई के मलबे तले दबा हुआ है, जो महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है, वो कैसे गुड़िया खरीद के लाए कि वो अपनी बच्ची को गुड़िया दिलाने से बेहतर खुद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने को बेहतर समझता है। और जब ये जुल्म का बाजार सजता है तो मुझे कहना बनता है कि हमारे ऊपर जुल्म और बोझ ज्यादा है। आज भी जब कश्मीर, फलस्तीन, चीचनिया, बोस्निया, बर्मा, इराक, ईरान और ऐसे कई ममालिक में जुल्म ढाया जाता है और हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं, तो कहना बनता है कि उन पर बोझ ज्यादा है, मगर मत भूलिएगा उस बोझ को खत्म हमने करना है। तो आइए और मिलके लगाइए सदा के सुन किसी की ना सुन, एक ही धुन को भुन और चुन चुन के मगरूर सर काट दे, सनसनाता हुआ सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर, जिगर काट दे और नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे और आज परिंदे पीफर फैलाएं। साथ मुझे आपको रोकने का दिल नहीं चाह रहा, बट क्योंकि टाइम से बहुत ज्यादा, आपको 10 सेकंड भी मिल चुके हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, दिल नहीं चाह रहा था आपको रोकने का, बहुत अच्छी बात की। मैं तो बिल्कुल, मैंने अपने होठ सी लिए थे, मैं इसको यूं इशारे करी थी, लेकिन अच्छा हुआ आपने इसको रोक दिया, बिकॉज़ ये रुकने वाला नहीं था। बहुत ही पते की बात, बिल्कुल दिल हिला कर रख दिया। हमारे साथ यहाँ लारेब वजीर मौजूद है। आई एम सो सॉरी, हमें जल्दी जल्दी इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि वक्त कम होता है। जी लारेब, आपका टॉपिक भी यही है, लेकिन माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तो फिर थोड़ा ठंडा करना, इसको लाइट मोड पे लेके आते हैं। ओके जी लारेब। सनम आपी, कुछ दिनों से देख रही हूँ मेरे साथी मुकर्रर आकर ज़ीशान भाई को बड़ा ही मजलूम करार दे रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता हम औरतों पर कितना बोझ होता है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 किलो का सूट, 2 किलो का मेकअप और 50 ग्राम की ज्वेलरी पहनकर सेट पर आना तो यह आसान बात नहीं है। बहुत भारी है। और हम मुकर्ररीन तैयार शैयार होकर के सेट पर आकर के ज़ीशान भाई से पूछना, जी ज़ीशान भाई आज कौन सा टॉपिक है, और ज़ीशान भाई का हमें 90 सेकंड देना और 90 सेकंड में आकर के तकरीर तैयार करके इधर आकर बोलना, हम पर बहुत बोझ है, बहुत बोझ और तो मेरे साथी मुकर्रर जो खुद तो 250 ग्राम के हैं और 550 ग्राम का कुर्ता पजामा पहनकर आकर मर्दों की बोझ बयान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता हम औरतों पर कितना बोझ है। घर का बोझ, बच्चों का बोझ, शौहर के नखरों का बोझ और तो और रिश्तेदारों की बातों का बोझ। क्यों मैमुना आपा? लेकिन सबसे ज्यादा बोझ तो इस एक्सप्रेस की इंतजामिया का है, क्योंकि वो इन जैसे मुकर्ररीन को बर्दाश्त कर रही है। बहुत जबरदस्त, बहुत। ओके जी, यहाँ इसके साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे और मेरा सबसे पसंदीदा सेगमेंट होगा और आपको हम वेलकम बैक करेंगे मैं रंगे कायनात में। ब्रेक पे जाते हैं दुरूद पाक के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा
एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसका नाजरीन को बेहद दिलचस्पी से इंतजार रहता है। और मुझे लगता है सनम, हमारा ये प्रोग्राम इस सेगमेंट के बगैर कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल इनकम्प्लीट है, लेकिन इससे पहले कि हम इस सेगमेंट के बारे में अपने देखने वालों को बताएं, हमारे साथ या हमारी प्यारी दोस्तें मौजूद हैं जो रोज़ाना ब्रेक पे जाते वक्त और आते वक्त दुरूद पाक पढ़ती हैं। आज हमारी गुजारिश है कि आज आप हमें कोई कलाम सुनाएं और मैं तमाम देखने वालों को इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ सईदा सोहा मौजूद है, हमारे साथ हुनैना हारून मौजूद है, हमारे साथ मैमुना तालिब मौजूद है और हमारे साथ सईदा अरीबा फातिमा मौजूद है। आपसे दरख्वास्त है इस कलाम की, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। मोहम्मद नूर मुजस्सम मोहम्मद नूर मुजस्सम। सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा कलाम और शायर थे अदीब राय। कितना खूबसूरत कलाम, और बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छी अदायगी की, बहुत शुक्रिया आपका। अदीब राय पूरी बिल्कुल। आप मैं रंग कायनात के बारे में बात कर रहे थे और चाह रहे थे कि हम तमाम देखने वालों को बताएं कि आज की शख्सियत वो कौन सी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, आपा से ज़रूर पूछना चाहूँगी उस शख्सियत के बारे में। एक दौर था अब से कुछ साल पहले, 100 साल से भी ज़्यादा पहले, कि जब ख़वातीन उर्दू लिटरेचर लिखती थी तो अखबारों में उनका नाम नहीं छपता था। वैसी जब हम अरब लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो आपा आपको बताएंगी हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि उनका क्या मुकाम है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सहाबिया हैं खंसा बिन्त अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इनका अपना नाम तमारिदा था और ये अरब की उस वक्त की चोटी की शायरा थीं। और जब खैमे लगते थे, शोरा की मजलिसें होती थीं, तो इन पर झंडा लगा करता था इनके खैमे पे कि सबसे अच्छी शायरा इस वक्त की, यानी वो जो भी ज़माना है इस ज़माने की बेहतरीन शायरा। किस ज़माने की बात कर रही हैं, थोड़ा ये बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, उनके बाद का ज़माना, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में जब जंग कादसिया हुई है उसमें ये जिहाद में खुद गई हैं अपने 4 अदद बेटों के साथ। अच्छा। और उसमें सिपा सालार थे साद बिन अबी वक्कास। सिर्फ शायरी नहीं बल्कि शुजात भी थी, शुजात का भी ये है, और इस कदर बहादुर, जरी और इस कदर इनकी शीरीं ज़ुबान थी, इस कदर गुफ्तार में ये उम्दा थी कि जिससे भी बात करती थी उसे कायल कर लेती थी। आपा इनको सब्र की चट्टान भी कहा जाता है ना, बेटों की शहादत की वजह से शायद। इसी वजह से मैं वही उसी तरफ आ रही थी कि कादसिया की जंग में साद बिन अबी वक्कास सिपा सालार थे और ये अपने 4 बेटों के साथ जिहाद में शामिल हुई। अच्छा। और बेटों को इकट्ठा करके जिहाद पर भेजने से पहले इन्होंने गुफ्तगू फरमाई। यानी आप देखिए कि क्या अल्फाज हैं एक माँ के अपने 4 बेटों के लिए कि सुनो, तुमने अपनी मर्ज़ी से तौहीद कबूल की है, अल्लाह को एक माना है, तुमने अपनी मर्ज़ी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, तुमने अपनी मर्ज़ी से हिजरत की थी और तुम आला हसब नसब के हो जिसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा खून भी बहुत साफ सुथरा है। तुम चारों अगर जाते हो अल्लाह की राह में तो इस नीयत से जाओ कि अगर चारों शहीद हो जाओगे तो हौज़े कौसर पे मिलते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन ये तरबियत हुआ करती थी माओ कह रही है तो हौज़े कौसर पे मैं तुम्हें मिलूंगी, मैं तुम्हें हौज़े कौसर पे तुम्हारे इंतजार में यकीन दिला। और जब ये चारों बेटे शहीद हो गए, माँ के ये अल्फाज सुनकर उन्होंने माँ से वादा किया, झंडा उठाया और चले गए, तो शाम के वक्त साद बिन अबी वक्कास उनके खैमे में दाखिल होते हैं
और वो माँ इंतज़ार कर रही हैं ख़बर का। इस खबर की नहीं कि क्या हुआ जंगे कादसिया के लीडर थे ना साद बिन नबी वक़ास। साद बिन नबी वक़ास सिपह सालार थे और वो खुद आए इनके खैमे में। अच्छा। क्योंकि ये सहाबिया थी, बहुत आला मकाम था इनका, बहुत बड़ी शायरा थी, बहुत उम्दा खातून थी, बहुत नफीस खातून थी, और उस पर पहली एक खातून थी जो बुढ़ापे में इतने ज़ौफ़ में जिहाद में शामिल हो रही हैं और 4 अदद बेटे लेके और चारों मुजाहिद हैं माशाल्लाह। तो वो आते हैं और आकर इनको सलाम करते हैं और ये उनकी तरफ देखती हैं तो वो हिम्मत नहीं कर पाते कोई बात करने की। तो ये पूछती हैं, ये नहीं पूछती मेरे बेटों का क्या हुआ, पूछती हैं मुसलमानों ने जंग जीती। ओफ या अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो कहते हैं मुबारक हो मुसलमान खनसा बिन्त अम्र, मुसलमानों को फतह हासिल हुई। उसके बाद वो खामोश हो गए, अभी उनकी तरफ देखती रही और वो भी ना बोल पाए। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ या मैं कैसे कहूँ। तो ये वो माँ हैं कि कहती हैं अब बोल भी दो जो कहना है, मुझे अंदाज़ा है, मैंने उनको शहादत के लिए ही तैयार किया। सुभान अल्लाह। लेकिन ये डॉक्टर साहब, ये मैं कभी कभार ना जब इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ता हूँ ना, मैं इस वक्त मैं अगर सच बता सकूँ तो आपा जब बता रही थी तो मुझे ना एक अजीब से रोंगटे साइड खड़े हो रहे थे कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ क्या शुजात का पैकर, क्या सब्र की चट्टान, और किस तरह शेर व शायरी की बात, तरबियत की बात। तो डॉक्टर साहब आप क्या देखते हैं सीरत से? मेरा ख्याल है कि बहुत ही अमेजिंग स्टोरी सुनाई है हज़रत खंसा रदी अल्लाह ताला अन्हा की। और ज़ीशान भाई जो तवज्जो तलब बात है ना, वो देखनी है आपने। वो क्या है, आप अपने ईस्टर्न प्रेजुडिसेस को छोड़ दें साइड पर, ठीक है, कि हाउ यू ट्रीट वुमेन। लेकिन आप ये देखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप ईमान लेकर आती हैं मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका शायरी करना पसंद फरमाया, अप्रिशिएट किया। और अब आप मुझे बताएं, और अब मैं दुनिया से भी पूछता हूँ, अब बताएं कि क्या ये जो आप लोगों ने एक अजीब तमाशा रखा हुआ है कि इस्लाम में ये नहीं, इस्लाम में ये नहीं, कल्चरल प्रेजुडिसेस को आप एक तरफ रखिए, खुद हुजूर की बारगाह में आइए, तो क्या बताइए कि क्रिएटिविटी, शायरी करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, सिर्फ एक ही डिसिप्लिन था कि वो शरिया के खिलाफ ना हो, उसके अलावा तो कोई और पाबंदी नहीं थी। डॉक्टर साहब, ये सकाफत को हमने दीन का नाम दे दिया, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में हम क्योंकि हिंदू मुसलमान साथ रहते रहे, बिल्कुल बड़ी चीजें हमने सकाफत के नाम पे अडॉप्ट कर ली ना, और वो मतलब मुसलमानों ने की तो उसको दीन का रंग दे दिया गया ना। फिर उसको दीन क्यों कहते हैं, इस्लाम को क्यों बदनाम बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ जी मैं ये कहना चाहूँगा कि असल में हम हिस्ट्री से बहुत दूर हैं ना। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे और इस तरह की शख्सियात पर गुफ्तगू की जाएगी तो पता लगेगा कि ये कितनी जो है इनकी डायमेंशंस थी और किस तरीके से इन्होंने दीन की खिदमात सर अंजाम दी हैं। हज़रत खुंसा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जब ये चारों बेटे शहीद हो गए तो उससे पहले फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इन्हें 200 दिरहम वजीफ़ा दिया करते थे। और जब इन बेटों की शहादत हो गई तो उसके बाद भी 10 साल तक इनकी वालिदा जिंदा रहती हैं और उनके बेटों का वजीफ़ा उन्हें दिया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिज़वान किस तरीके से दीगर जो है अपने साथियों का मैनेज करके। बिल्कुल ब्रेक पे जाते जाते उन माओं को सलाम पेश करना चाहती हूँ जो हमारी हिफाजत के लिए अपने बेटों को सरहदों पर भेजती हैं ताकि हम सुकून की सांस ले सकें। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। खैर रमज़ान में ब्रेक पे जाएंगे दुरूद के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद।
हम ब्रेक में एक बात करते सनम, अगले सेगमेंट पे जाने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी क्योंकि ब्रेक आती है। डॉक्टर वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप वो ऐड कर दें, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इस्लाम। मतलब आजकल बड़ा टैबू है ना वुमेन एम्पावरमेंट के लफ्ज़, और हम इस्लाम से उसको हटा देते हैं। इसको कोरिलेशन में हम कैसे देखते हैं? हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु अन्हु की जब अभी बात हो रही थी तो मेरे जहन में ये आया कि इस्लाम ने जो है किस कदर विमेन एम्पावरमेंट जो इस्लाम ने की है, वो मॉडर्न डे में आज हम बात कर रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि 1400 साल पहले ख़वातीन को विरासत में हक़ दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो स्पेसिफाई किया मर्द और औरत दोनों के ऊपर जो है वो इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो अब ये देखिए ये हुकूक जिनकी हम आज बात कर रहे हैं कि ख़वातीन की तालीम की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी औरतों को एम्पावरमेंट दी हुई है, हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ये जो है आज से 1500 साल पहले जो है ये आजकल हमने टैबू बना लिया थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की आपने। और इसके साथ हमारे सेगमेंट का वक्त हो गया जिसमें हर हर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना से महकता है। इस सेगमेंट का नाम है हर्फ हर्फ सना तेरी। होगा ये कि आपको एक लफ्ज़ दिया जाएगा और आप सना ख्वानी का आगाज़ करेंगे और उस शेर का जो आखिर लफ्ज़ है वहाँ से आपकी सना ख्वानी का आगाज़ होगा। सेकंड है आपके पास तैयारी करने के लिए? नहीं ज़ीशान, 2 सेकंड में लोग बोल पड़ते हैं। आप से पूछते हैं कि पहला हर्फ कौन सा है? दो चश्मे है। हो करम सरकार अब तो हो गई गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गई गम बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए नाए शहियाली वकार। आली वकार रा रा जी। रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। नून नून नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। सर वैसे आपने सही कहा था, मुझे 2 सेकंड से भी कम लग रहा है। टाइम वैसे माशाल्लाह से जी। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडी 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 छाँव को सलाम। मीम पहली दफा मीम है। ये बहुत कम दफा एक्चुअली मीम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम।
आपने भी मीम रिटर्न कर दिया उसके पास। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, और मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है जो टीम कह रही है, ये मनकबत है और बहुत खूबसूरत कलाम था, लेकिन मीम से कोई नात पढ़े जी। 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है। आप टाइम नोट हो गया प्रेशर के लिए। बिल्कुल हेल्प कर की जा सकती है, मीम साहब मशवरा दे सकते हैं। हेल्प से पहले उन्होंने बताइए डॉक्टर साहब, आपकी फरमाइश पे आज। मैं अच्छा जी, याद आ गई। अच्छा, याद आ गई। ओके याद आ गई जी। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। बहुत खूबसूरत, और हम बड़े खुश नसीब है कि हमें दो कलाम हमने सुन लिया आपसे, एक मनकबत और फिर नात। जी ज़ीशान, हमारा दिल तो नहीं चाह रहा जाने का, बट क्योंकि अफ्तार की घड़ियां बिल्कुल करीब हैं और इस वक्त ब्रेक का भी वक्त हुआ है। एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में आपसे फिर मिलेंगे, ब्रेक की तरफ जाएंगे पर दुरूद और सलाम के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। और मैं जानती हूँ कि अभी घर में सब इधर उधर दौड़ रहे होंगे, इफ्तारी का वक्त करीब आ गया, इसलिए हमें अपनी ट्रांसमिशन को भी रैप अप कर देना है और इसी तरह खैर की तलब, खैर की तलाश का सफ़र जारी रहेगा। आज आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह हमारा 18वां रोज़ा मुकम्मल होने जा रहा है। ज़ीशान, बहुत करीब है रोज़े के, और हमारी आज डिस्कशन बहुत बड़ी अहमियत की हामिल थी, क्योंकि नॉर्मली सनम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस नहीं करते। बिल्कुल क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट की, और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। उनको शुक्रिया करना चाहेंगे। मेमुना आपा आपका, डॉक्टर आतिफ राव आपका, डॉक्टर महबूब बुखारी आपका, डॉक्टर वकार आपका, और जाते जाते आप सबसे मैसेज लेना चाहेंगे तमाम देखने वालों के लिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारी आज का जो क्रक्स है वो ये कि हमें से हर शख्स रिस्पॉन्सिबल है और हर शख्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखना है। जैसे एक्सप्रेस न्यूज़ ने इस बर्निंग इशू पर प्रोग्राम किया है, ऐसे ही प्रोग्राम करने चाहिए और इसी तरीके से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में वर्कशॉप और सेमिनार होने चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शमा तुम तो जलाते जा। जी डॉक्टर का
देखिए, इन्वायरमेंट के हवाले से 2 पैगामात मैं देना चाहता हूँ, और वो ये कि पहली चीज़ तो ये कि ये एक एथिकल इशू भी है, ये अखलाकी मामला भी है। जिस तरह से हमारे एक दूसरे के ऊपर हुकूक हैं, इसी तरह से माहौल के भी कुछ हुकूक हैं, पौधों के, जानवरों के, और हमारी इर्द गिर्द जो हमारी इन्वायरमेंट है उसका भी कुछ हकूक़ है हमारे पास। तो हम पर जो है वो कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं, हमें ख़राब नहीं करना, उसका ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ ये, दूसरा पैगाम हमारे लोगों के लिए वो ये कि इन्वायरमेंट के जो राइट्स हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जी। हमारे यहाँ कवानीन मौजूद हैं बिल्कुल, और हर शख्स का ये हक़ है कि वो साफ़ हवा में सांस ले, हर शख्स का ये हक़ है कि वो साफ़ पानी उसको पीने को मिले, और एक सेहतमंद माहौल उसको इर्द गिर्द मिले। अगर आपका ये हक़ कहीं, अगर इसको ये वायलेट होता है, आपका ये राइट अगर वायलेट होता है, तो आपके पास राइट है कि आप कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप अदालत जा सकते हैं। इसके कवानीन मौजूद हैं हमारे यहाँ, जैसे सिंध में सिंध इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है। अच्छा। इसी तरह से दीगर सूबों में तमाम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स मौजूद हैं, और वो उसके तहत हर शख्स को जो है ये हकूक़ हासिल हैं कि वो अपने माहौल का जो है वो साफ़ सुथरा माहौल जो है उसको मैसर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अहम बातें की आपने, जो कानूनी हक की याद दहानी कराई है। काश हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें। साथ साथ हम चलेंगे मेमुना आपा, क्या कहना चाहेंगी आज आप? मुझे कभी कभी सुनने में आता है कि ये हफ्ता सफाई का है, ये दिन सफाई का है। जी। मेरा जी ये चाहता है कि इसकी तरफ रोज़ाना ध्यान दिलाया जाए, और बचपन से ही इसका बच्चों को समझाया जाए, जैसे कि इन्होंने बताया, यानी कि कैसे पोल्यूशन होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके नुकसानात क्या हैं। बिल्कुल, हमें बचपन में ये नहीं बताया गया, और उस ज़माने में कम भी थी जी। अब इस कदर है, और हर तरफ कूड़ा, क्रिकेट और गंदगी है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत में शागिर्दों को ये रोज़ाना समझाना है, और अपने हिस्से का, जैसे कि हम अपने घर को, अपने कमरे को साफ़ करते हैं ना, अपने हिस्से का, अपने वतन के लिए ये जहन में रखना है कि आओ अपने जिस्म चुन दें, एक कदम ईंट पत्थर की तरह। बेदरो दीवार है, लेकिन ये घर अपना तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके करें, चाहे दफ्तर, गली, मोहल्ला, उसके साथ घर, शहर, फिर मुल्क, और फिर ग्लोबली, मेरे ख्याल से चीज़ हो पाएगी। जी डॉक्टर साहब। हाँ, मेरी तरफ से पैगाम ये है कि ज़ाहिर हमारी अखलाकी भी है, दीनी ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन क़ब्ल इसके कि कोई भी शख्स कोई काम करे, वो ये सोचे कि मेरे इस काम का असर इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट कोई बाहर की चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरी हवा, यानी पानी जो कि मेरी ज़रूरियात में है, जिसमें मैं सांस लेता हूँ, क़ब्ल इसके कि कोई भी काम करे मैं अपने काम का इफ़ेक्ट देखूँ। और ये जो रोमांस है जिसको हम बहुत आइडियलाइज़ करते हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ का, ज़बरदस्त किस्म की बहुत ज़्यादा कसरत गाड़ियों के इस्तेमाल का, इसी के साथ साथ हम काफ़ी चीज़ों को बिन सोचे समझे हम चीज़ों को फेंक देते हैं, जैसे कि आपने कोई कैन इस्तेमाल किया, वो फेंक दिया। आप कोई कचरा जलाते हैं, उससे पहले ये सोचें कि इस कचरे का एक तो स्मोक बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आप वो रिसाइकल नहीं कर पा रहे। तो हर काम करने से पहले आप सोचें, गाड़ी ख़रीदनी है, आप कसरत से ख़रीदते रहे, बच्चों के लिए ये, इसके लिए, उसके लिए, ये सब्ज़ी के लिए, ये शॉपिंग के लिए, उससे पहले भी सोचें कि जितनी आप कसरत से गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, उसकी फ्यूल की क्वालिटी को देखें कि किस फ्यूल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि कल का कराची हमने देखा है, जो कि आज से 40 साल पहले का कराची था, एयर क्वालिटी ये नहीं थी, और अब हम वी आर टचिंग द हाईएस्ट डेंजरस। और कराची के अलावा सारे शहर, हमारे सारे शहरों की जरूरत है सनम। ज़ीशान, आई एम सो सॉरी, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और आप बहुत प्यारी बात करना चाह रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वो बात मुकम्मल कर लें। मैं बस वो बात ये करना चाहता हूँ अपने नाजरीन से आज, बल्कि उन 27,000 वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे साथ मिलियन स्माइल्स, लाखों मुस्कुराहटें बांटने में मेरे सफ़र में शामिल हैं। डॉक्टर आतिफ साहब ने जैसे कहा, अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं, तो मैं नाज़रीन को बताता जाऊं, हमने अपने हिस्से की शमा जलाने के लिए पिछले साल 17,000 पौधे लगाए। ये वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। अच्छा, जो वो डॉक्यूमेंटेड हैं शहरों के साथ, बट इससे कसीर हज़ार तादाद में पौधे लगाए गए। हमने अपने हिस्से की पहला कदम उठा लिया, अब आपकी बारी है। कितनी अच्छी बात है ज़ीशान, आप कितना ज़बरदस्त काम करो। मेरे ख्याल से अगर आज ये प्रोग्राम देखने के बाद, ये इतनी गुफ्तगू सुनने के बाद, हम में से कोई भी रोज़े के हाल में भी अगर एक दरख्त लगाता है तो उसका कितना सवाब है। और साथ साथ तमाम देखने वालों को ये भी कहूँगी कि एहतियात करें,
कोशिश करें और इस ज़मीन को आगे आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतरीन और बेहतर जगह बनाएं। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर आतिफ राव मौजूद हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और इफ़्तार की घड़ियाँ भी अब तेज़ी से गुजरती जा रही है, इफ़्तार का वक्त भी आने वाला है, तो दुआ के साथ इस शो को कंक्लूड करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या इलाहल आलमीन, हमारे रोज़े और नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, हमें ईमान और एहतिसाब के साथ माह रमज़ान में इबादात बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, हम सबको तमाम गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, मग़फ़िरत का अशरा अपने अख्तिताम पर है, अपने रहमत के सदक़े हम सब की हतमी मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा, ऐसा राज़ी कि फिर कभी नाराज़ ना होना। या अल्लाह, हमें मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, हम सबको एक दूसरे के हुकूक़ का ख़याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें अपने और अपने माहौल को बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला